जय हिंद दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ भाई एक बार आप लोगों के बीच में उज्ज्वल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। सबसे पहले मेरी तरफ से आज लास्ट नवरात्रा भाई, आप लोगों को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन भी, क्लास का पहला ही क्वेश्चन है जो चर्चा में रहा भाई आपका ईवी नीति। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका भाई ईवी नीति। ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला, ई साइकिलों को शामिल करने वाला राज्य यूपी कौन सा है? सीधी सी बात करें क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका आज का पहला ही भाई। अभी हाल ही में चर्चा में रहा है भाई ई जो साइकिल नीति है, ईवी साइकिल नीति में किस राज्य ने ईवी जो व्हीकल नीति है उसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति उसके अंदर ई साइकिल को शामिल किसके द्वारा किया गया है, जो कि आपका चर्चा में रहा है। शानदार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि देश में ऐसा करने वाला पहला यूपी राज्य कौन सा था। तो आंसर की बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है इनमें ई साइकिल को शामिल किया गया है, साइकिल को इस नीति के अंदर शामिल किया गया है। नीति की बात करें, देखिए हम मतलब एक टारगेट ले रखा है कि भाई किस प्रकार से भारत को प्रदूषण मुक्त करना है। तो उस कड़ी में कह सकते हैं हमने कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो नीतियां बनाई जा रही हैं उन नीतियों में अभी ई साइकिल को भी शामिल किया है। किसके द्वारा शामिल किया गया? तो ये दिल्ली के द्वारा शामिल किया गया। शानदार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, दिल्ली सरकार ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत इलेक्ट्रिक साइकिल को शामिल किया है। और वह पहले 10,000 खरीदारों को, अब इसमें क्या करेगा, जो फर्स्ट 10,000 खरीदार है, 10,000 पहले 10,000 खरीदार जो होंगे इलेक्ट्रिक जो आपका ये ई साइकिल है उसके खरीदारों को 5,500 की सब्सिडी देगा। इसमें क्या करेगा भाई, 5500 RS की क्या देगा, सब्सिडी देगा। ठीक है, चलिए बात हुई यहाँ पर कि जो पहले 10,000 जो लोग होंगे, खरीदारों को कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो 5,500 रुपए की सब्सिडी यहाँ पर देगा। और इसे यात्री और कार्गो ई साइकिल दोनों शामिल होंगे। इसमें कौन कौन से होंगे आपके? यात्री और कार्गो दोनों प्रकार के जो शामिल है आपके, इसमें दोनों प्रकार के आपके क्या ये शामिल होंगे भाई, दोनों शामिल होंगे, जिनकी गति, दोनों प्रकार की साइकिलें इसमें शामिल होंगी, साइकिलें, और जिनकी गति क्या होगी, 25 किलोमीटर से कम होगी, 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या होगी, कम होगी, वो इसके अंदर क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। तो चलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हैं, या देश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, कार्बन मुक्त करने के लिए हमने यहाँ पर क्या दिल्ली सरकार के द्वारा ई साइकिल को भी इस नीति के अंदर शामिल किया गया। इस नीति में क्या दी जा रही है भाई, छूट दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है, 5,550 रुपए की क्या दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सीएम साहब है। सीएम कौन है वहां पर? तो आपको सबको पता है, अरविंद जो केजरीवाल साहब है, अरविंद केजरीवाल सीएम साहब हैं। अनिल बैजल क्या है वहां के उपराज्यपाल की अगर हम बात करते हैं तो अनिल बैजल है। विधानसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं, विधानसभा सीट कितनी आपकी, तो ये 70 है भाई विधानसभा सीट। और लोकसभा सीटों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी आपकी, 07 लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं। बाहरी दिल्ली की लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो बाहरी दिल्ली की जो लोकसभा की सीट है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो वोट मत के आधार पर सबसे ज्यादा, अगर क्षेत्र पर मत के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी सीट यही है अपनी। यहाँ लगभग 33 लाख कह सकते हैं, 33 लाख लोग क्या है, मत दे रहे एक सीट के ऊपर। दूसरी बात करते हैं जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी, दिल्ली देश की राजधानी, ये भी आप लोगों को पता है। दिल्ली देश की राजधानी, तो दिल्ली को राजधानी कब बनाया था? 1912 में अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। इससे पहले क्या थी आपकी, कलकत्ता की। कलकत्ता आजकल वर्तमान में किसकी राजधानी है? तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हुई है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए कह सकते हो उस नीति के अंदर शामिल किया है। किसको शामिल किया? तो जो आपकी ई साइकिल है उन्हें शामिल किया। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का ये भी रहने वाला था। चलिए अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा अभी आपका
क्वेश्चन नंबर 2 चर्चा में रहा भाई आपका। चर्चा में क्या रहा है, खेलो इंडिया है ना, यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, ये कह सकते हैं। तो खेलो इंडिया जो विश्वविद्यालय गेम है आपके, विश्वविद्यालय गेमों का, विश्वविद्यालय खेलों का कौन सा संस्करण होने वाला है या हो रहा है, एक ही बात है, ठीक है, यह हुआ, ठीक हुआ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं खेलो इंडिया विश्वविद्यालय, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की हम यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसको बोल सकते हैं KIU, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसकी बात करते हैं। तो कौन से आपके मार्च अप्रैल में कौन से हो रहे हैं, हुए आपके 2021 के होने हैं, 2021 के कब होने हैं, मार्च अप्रैल 2022 में, ठीक है, ओके। अब इनकी बात करते हैं कौन सा संस्करण है, तो ये दूसरा संस्करण है। आंसर की लेते हैं बात करते हैं, तो ये दूसरा आपका क्या है, दूसरा संस्करण है, ध्यान रखेंगे भाई। तो ये जो आपके गेम इस बार हो रहे हैं, ये कौन से हो रहे हैं आपके 2021 के, जो कि कोविड-19 के चलते क्या हुए थे, नहीं हो पाए भैया, आपकी नहीं हो पाए और ये अब हो रहे हैं, ठीक है, नहीं हो पाए अब हो रहे हैं। तो 2022 में हो रहे हैं, मार्च अप्रैल में हुए हैं। तो कौन से साल के, पिछले साल के, ना कि 2022 के में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अप्रैल महीने, सॉरी मार्च करके मैं माफी चाहूंगा भाई, अप्रैल महीने हो रहे हैं आपके भाई, आपके अप्रैल महीने होने वाले हैं, अप्रैल मई, लंबे चलेंगे थोड़े से, ठीक है भाई, ओके। दूसरा संस्करण है और कहां पर हो रहे हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो कर्नाटक में हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं आपके, कर्नाटक के अंदर हो रहे हैं। इनका जो शुभंकर है वो क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो वीरा भाई, वीरा क्या है, आपसे सीधा पूछेगा KIUG 2022, सॉरी KIUG 2021 का शुभंकर क्या है, तो वीरा कह सकते हैं आप, इसका शुभंकर है, क्या है, शुभंकर क्या है इसका, शुभंकर की अगर हम बात करें तो वीरा इसका क्या है, शुभंकर है, ठीक है। लॉन्च किसने किया है, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपका अनुराग ठाकुर साहब है भाई, अनुराग ठाकुर क्या आपके खेल मंत्री हैं, कैबिनेट में क्या है आपके खेल मंत्री हैं, खेल मंत्री। प्लस में कौन आपका अनुराग ठाकुर के साथ और कौन था भाई, थावरचंद गहलोत है, थावरचंद्र गहलोत, ये कौन आपके कर्नाटक के राज्यपाल। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया, इनको क्या किया, लॉन्च किया। शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। चलिए ठीक है, चलो एक बार इसको रफ करता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है, अप्रैल 2022 में कह सकते हैं फिलहाल क्या रेपो दर क्या है, अप्रैल 2022 में बैठक के बाद भाई आपकी रेपो दर क्या है, चर्चा में है, क्या है, ये जो आपकी चर्चा में। सीधी सी बात करते हैं रेपो दर की, तो समझ जाना आप लोग किससे संबंधित है, तो ये ₹1 पैसे और आपका रिजर्व बैंक से संबंधित है। तो अप्रैल 2022 में एक बैठक हुई भी आपकी, अप्रैल 2022 में बैठक हुई है। किसकी बैठक हुई है, बैठक की अगर हम बात करते हैं तो एक बैठक हुई है, किसकी बैठक हुई है, मौद्रिक नीति समिति MPC या मौद्रिक, हिंदी में बात करेंगे इसकी, तो मौद्रिक जो नीति है, मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। किसकी बैठक हुई है आपके, अप्रैल 2022 में मौद्रिक MPC की मौद्रिक नीति समिति की बैठक हुई, और उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि इस बार 11वीं बैठक थी, ये कह सकते हैं लगातार 11वीं बार रेपो दर को
सॉरी 11वीं बार रेपो दर को क्या रखा गया, रेपो दर को क्या रखा गया भाई, आपका 4% तक यहाँ पर रखा गया है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। और इसकी घोषणा किसने करी है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति अगर बात करिए किसकी है तो आरबीआई की है। आरबीआई की तो जरूरी बात है, इसके अध्यक्ष जो शक्तिकांत दास हैं उनका जिक्र आना जरूरी है भाई। शक्तिकांत दास ने इसकी क्या करी है, घोषणा की अगर बात करें तो घोषणा किसने करी है, शक्तिकांत दास ने ये घोषणा करी है। एमसी को उदार बनाए रखना इसका उद्देश्य है भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं आरबीआई की, अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले बात करें कि इसकी रेपो दर क्या है, तो रेपो दर आपकी 2022 में एमपीसी की बैठक के बाद कितने प्रतिशत रखी गई है, 11वीं बार 4%, यानी कि लगातार 11 बार हो गए हुए, 11 बार आपकी 4% रखी है। घोषणा किसने करी, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने इसकी घोषणा करी है। और इसको उदार रखा जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी आरबीआई की। आरबीआई का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो यंग हिल्टन जो आयोग था, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश थी, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश थी। दूसरी बात करें कब भाई, 1935 में अधिनियम पूछे तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में, ठीक है। और ये आयोग 1926 में इसने सिफारिश करी थी, कह सकते हो आप 1926 में ये आयोग था भाई, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हेडक्वार्टर की, अगर हम बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पर भाई, मुंबई के अंदर है हेडक्वार्टर। मुद्रण का काम कौन करता है, मुद्रण का काम यही करता है। और अभी हाल ही में चर्चा में था भाई आपका मुद्रण का काम, या मुद्रा को कौन देखता, तो आरबीआई देखता। चर्चा में था आपका वर्णिका चर्चा में थी, तो ये क्या थी आपकी वर्णिका, क्या थी, प्रिंटिंग प्रेस, गलत बात, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, क्या थी, इंक बनाने की इकाई। और कहाँ पर भाई, इसको वर्णिका को मैसूर के अंदर, मैसूर के अंदर इसको क्या किया गया था, मैसूर में इसको स्थापना करी गई। मैसूर कहाँ पर भाई, कर्नाटक। इसका भी उद्घाटन किसने किया था, तो शक्तिकांत दास द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इंक बनाने, इंक कैसी इंक भाई, जो नोट छापने में काम आती है, नोट छापने वाली जो मशीन है, नोट छापने की जो प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पर काम आती है, इंक काम आती है, तो उस इंक को वर्णिका द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका कि नोट छापने की कुल कितनी, या टोटल कितनी प्रिंटिंग प्रेस है, तो ये टोटल आपकी 4 हैं। कहाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए देख लेना, शानदार क्वेश्चन बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में आपका मैंने कल परसों जिक्र किया था, मैंने आयुध सेना, मैंने कल परसों जिक्र किया था क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका, कि आयुध सेना दिवस मनाया गया था। आयुध सेना दिवस की सीधी सी हम यहाँ पर बात करते हैं। एएमसी ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया गया, उस दिन में थोड़ा सा डिटेल में नहीं बता पाया था, जल्दी में था, क्लास अपनी खच रही थी। चलिए एएमसी आयुध सेना स्थापना दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, आयुध स्थापना दिवस। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आयुध स्थापना दिवस कब मनाया, 3 अप्रैल को मनाया गया भाई, 3 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया है आपका, 3 अप्रैल को मनाया गया। एएमसी की अगर हम बात करें तो ये पूरा क्या जाता है, आर्मी मेडिकल कोर, क्या आपकी है, आर्मी मेडिकल कोर, तो इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। तो सबसे पहले लेते हैं एएमसी की स्थापना कब हुई थी इसकी, ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो 1764 में भाई, 1764 में बंगाल चिकित्सा कोर के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए भाई आपका बंगाल चिकित्सा कोर के रूप में इसकी स्थापना हुई। किसके रूप में इसकी स्थापना हुई है, तो 1764 में बंगाल चिकित्सा कोर के रूप में इसकी स्थापना हुई है। ये शानदार क्वेश्चन है, ठीक है भाई आपका। तो अब जब 1764 में इसकी स्थापना करी किसने थी, तो अंग्रेजों ने करी थी भाई। किसने करी थी इसकी स्थापना, अंग्रेजों ने करी थी। स्थापना दिवस की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, 258वां स्थापना दिवस इसका हो जाता भाई। कितने साल हो गए इसको, 258वां स्थापना दिवस कह सकते हो, स्थापना दिवस
बनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका, तो जो आर्मी के अंदर मिलिट्री सर्विस देना, यानी कि जो आर्मी के जो लोग हैं, यानी कि जो सेना है, सेना के अंदर जवानों को चिकित्सा देना, युद्ध के दौरान चिकित्सा देना, और साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर ना केवल आर्मी के लिए बल्कि आपदा के समय ये पूरे सिविल जो लोग हैं, सिविलियन लोगों उनको भी चिकित्सा की सुविधा प्रदान करती है। आपदा के समय कह सकते हो, आपदा के समय इसकी ये क्या करती है, चिकित्सा सेवा प्रदान करती है, आम पब्लिक को भी ये चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। तो ये आपकी AMC है भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्मी मेडिकल कोर। ये भी आपका चर्चा में रहा है भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन नंबर 5 आपका भी यहाँ चर्चा में है। क्वेश्चन है कि किस राज्य में जंगल की आग की घटनाओं की संख्या अधिक हुई है? किस राज्य में जंगल की आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यानी कि सीधी सी बात करें, कहां पर ज्यादा आग लग रही है? देखिए अब गर्मी का मौसम आएगा तो अब जंगलों के अंदर आग लगेगी, खास करके जहां पर बांस के जंगल है वहां पर तो लगनी है, ठीक है भाई। तो जंगलों की बात करते हैं, तो जंगलों में आग की घटनाओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो किस राज्य के अंदर हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, मिजोरम के जंगलों में आग की घटनाओं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये रिपोर्ट किसने दी? ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार। तो किसने भी ऊर्जा पर्यावरण जल प्रदूषण की अध्ययन की एक रिपोर्ट आई है। किसने दी है? जल प्रदूषण में अध्ययन किया और उसने एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया, मिजोरम के जंगलों में आग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ी हैं भाई। पिछले दशक में जंगलों की आग की टोटल की अगर मैं बात करूं पिछले 2 दशक में, तो 10 गुना वृद्धि हुई है। पिछले 2 दशकों में यानी कि 20 वर्षों में कितनी हुई आपकी, 10 गुना आग क्या हुई है, आग की घटनाओं में 10 गुना आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। 62% से अधिक भारतीय उच्च तीव्रता वाले जंगल आग से ग्रस्त हैं, ठीक है भाई। 2 दशकों में अधिक आग, सबसे ज्यादा आग कहां पर लगी आपकी, मिजोरम के अंदर लगी है, ध्यान रखेंगे। और आग लगने की जो संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं वो कहां पर होती है भाई, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा बन जाता है। तो कहां पर होती है आपकी, तो बांस के जो जंगल होते हैं भाई, बांस के जंगलों में कहां पर भाई आपके बांस के जंगलों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा होती है। बांस के जंगलों में जो संघन जंगल होते हैं या घने जंगल होते हैं उनमें क्या होती है, आग लगने की घटनाएं होती है। तो बांस को अगर बात करें तो देखिए दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ने वाला जो घास है वो क्या आपका, बांस है। विश्व में सबसे ज्यादा बांस है। विश्व में सबसे ज्यादा बांस कहां पर पैदा होता है, तो आपका ये चीन के अंदर होता है। और इसी बांस को क्या बोला जाता है, ग्रीन गोल्ड के नाम से किसको जाना जाता है, तो बांस को जाना जाता है। ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है भाई, बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर से ज्यादा कहां पर पैदा होता है, ये आपका असम के अंदर पैदा होता है। संघन वन कह सकते हो असम, और बांस के वनों में कह सकते हो। लेकिन जो भारत के अंदर जो आग लगने की जो घटनाएं हुई सबसे ज्यादा कहां पर हुई, आपकी मिजोरम के अंदर हुई है भाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ फिर से बात करी, जो आपका ग्रीन गोल्ड बांस को बोला जाता है, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये सबसे ज्यादा पैदा कहाँ होता है, आपका चीन के अंदर होता है। मैं रख कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका चर्चा में भी आगे हाल ही में भारत सेमीकंडक्टर मिशन क्या है, क्या रहा चर्चा में आपका भाई, भारत सेमीकंडक्टर मिशन क्वेश्चन नंबर 6 पे आपका। भारत
सेमी कंडक्टर मिशन क्या है? देखिए, विश्व के अंदर सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा मांग है। विश्व के अंदर क्या है? सेमीकंडक्टर की बहुत ज्यादा मांग है। तो ये एक मिशन भारत ने भी एक अपनी योजना बनाई थी। इसके लिए पैसे भी रखे गए हैं कि हम 2030 तक क्या करें, मतलब एक कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के कदम आत्मनिर्भर बनने की तरफ एक कदम उठाएगा। तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन आपका है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो मिशन आपका, ये कितने कब इसको मंजूरी दी गई थी? तो 15 दिसंबर 2021। सबसे पहले तो ये 15 दिसंबर 2021 को सरकार के द्वारा कितना 7600 करोड़ रुपए भाई, 7600 जो करोड़ रुपए हैं, इसकी क्या मंजूरी दी गई थी इनको। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को, इसको कार्यक्रम का जो नाम दिया गया था वो क्या था? सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम। इसका नाम क्या दिया गया था? सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम इसका नाम दिया गया था। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया इसको? सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम इसका नाम दिया गया, जो कि चर्चा में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था। सेमीकॉन कंडक्टर के लिए क्या किया गया था? आपका जो इलेक्ट्रॉनिक प्लस में आपका सूचना प्रौद्योगिक जो मंत्रालय है, इन्होंने क्या एक समिति का गठन किया, जो कि क्या सेमीकंडक्टर उत्पन्न करने में, भारत में सेमीकंडक्टर बनाने में क्या करेगा? अहम योगदान देगा। इसमें डिजाइन में भारत वैश्विक नेता बनना चाहता है, गठन किया गया था। ये बात आप लोगों के बीच में हो चुकी है, ठीक है। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को कितने वर्षों के लिए? ये जो कार्यक्रम आपका अगले 6 वर्षों की समावधि में विकास और विनिर्माण करेगा। क्या करेगा? 6 वर्षों तक सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगा। तो सीधा सा पूछे, सेमीकॉन जो कार्यक्रम था कब लॉन्च हुआ था आपका? क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेमीकॉन 15 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। साथ ही बात करें सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम, इसका नाम था। कितने वर्षों के लिए? अगले 6 वर्षों तक क्या करेगा? विकास करेगा, सेमीकंडक्टर बनाने में विकास करेगा। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर विकास के लिए रणनीतियां बनाने के लिए भी काम करेगा। ध्यान रखिए, उद्देश्य भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना। देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछे तो भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक, भारत को क्या करना भाई? भारत को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना, ये क्या है? इसका उद्देश्य रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि माइक्रोचिप की कमी आईटी उद्योग में उत्पादन को प्रभावित करती है। ध्यान रखेंगे। तो माइक्रोचिप का भी इसका सीधा सा संबंध है। माइक्रोचिप तो आईटी का जो उद्योग उसको प्रभावित करती है, इसलिए ये ज़्यादा जरूरी है। तो सीधा सा पूछे, अगर भारत सेमी मिशन की बात करें तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। साथ में बात करते हैं इसी को लेकर के, सेमीकॉन आपका एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर किया गया था। 7600 करोड़ रुपए इसके बीच में क्या दिए गए? 7600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगले 6 वर्ष तक ये आपका काम करने वाला है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाला है। भारत को एक वैश्विक स्तर पर कह सकते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री, सलाहकार समिति के अध्यक्ष। अगर ये पूछे तो सलाहकार समिति जो है, समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो ये अश्विनी वैष्णव आईटी मंत्री भी आपके, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री। तो अश्विनी वैष्णव इसकी अध्यक्षता करेंगे। अश्विनी वैष्णव क्या अध्यक्षता करेंगे इसकी? तो ये इसके अध्यक्ष होंगे। भारत सेमीकंडक्टर की जो समिति रहेगी, इसको विकास करने के लिए जो समिति रहेगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अश्विनी वैष्णव इसकी अध्यक्षता करेंगे। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहने वाला है, ठीक है। सलाहकार समिति की अध्यक्षता तो ये हो गई। इस समिति का संयोजक इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी होंगे। संयोजक कौन होंगे? अगर ये ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछे तो इस समिति के संयोजक कौन होंगे? तो ये अजय साहनी होंगे। अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यानी कि जो आपकी समिति बनाई गई थी सेमीकंडक्टर
को बढ़ाने के लिए, चिप को बनाने के लिए, विश्व स्तर पर लाने के लिए तो जो समिति बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की समिति, तो समिति के जो सचिव की बात करें संयोजक तो अजय साहनी होंगे, अध्यक्ष की बात करें तो अजय अश्विनी वैष्णव साहब होंगे। शानदार क्वेश्चन है, एक बार नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए काम आने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगली बात करते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक अभी हाल ही में आपके क्या है नहीं, एस राजू चर्चा में रहे हैं, ये कौन है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एस राजू चर्चा में रहे हैं, ये कौन है आपके? एस राजू चर्चा में है, ये कौन है? एस राजू चर्चा में रहे। ठीक है, सबसे पहले बात करें, ध्यान रखना भाई इसका, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। कौन है आपके? भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक। एस राजू को क्या बनाया गया? अभी भारतीय भूवैज्ञानिक जीएसआई का महानिदेशक बनाया। सीधी सी बात कर सकते हैं हम, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण महानिदेशक बनाया गया। किसको बनाया गया? एस राजू को बनाया गया, जो कि चर्चा में रहेंगे आपसे। भारतीय वैज्ञानिक की बात करें, चलिए इसकी थोड़ी सी बात कर रहे थे। देखिए जीएसआई कब बनी है आपके? 1 अप्रैल को भाई, 1 अप्रैल 2022 को इन्हें महानिदेशक बनाया गया है, एस राजू को बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, ये आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह सकते हो आप इसको, जीएसआई जूलॉजिकल, आप इसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1851 में हुई। स्थापना की बात करते कब हुई थी? तो 1851 में स्थापना हुई है। ध्यान रखेंगे, स्थापना कब हुई है? 1851 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका भी? हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर क्या इसका हेडक्वार्टर? कलकत्ता कहाँ की? वेस्ट बंगाल की राजधानी है। और वेस्ट बंगाल की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो सब्जी उत्पादन में चर्चा में नहीं, सब्जी उत्पादन में ये पहले नंबर पर था, अब कौन से नंबर पर पहुंच गए? ये दूसरे नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आ गया आपका? भी यूपी आ गया। किसमें भी? सब्जी उत्पादन में। ठीक है, तो हमने बात करी एस राजू चर्चा में क्यों से, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाया गया है। 1 अप्रैल 2022 से जीएसआई कह सकते हैं, जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना इसके 1851 में, हेडक्वार्टर कलकत्ता के अंदर, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाता है। ठीक है, एक बार रखा तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे भाई। आपका शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। आज संडे है, अच्छे से बैठ करके तैयार करना हो, और ये काम आएंगे आपको 2022 में भी। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा तो कहना और सुनना सब आप लोगों के लिए बेकार है ना। सब समझदार हैं, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। मेरे कहने के बाद भी नहीं पढ़ोगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो तुम सुनते नहीं हो। क्लास को शेयर वाली बात आती भाई, क्लास को शेयर कर दिया तो, क्लास को शेयर कर दिया तो फिर बात बनती नहीं है। शायद फिर मुझे ये लगने लगा मैं ही भावना शिकार हो जाऊँ, और मुझे ये लगने लगा कि मैं शायद ठीक नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए तुम लोग क्लास को पसंद नहीं कर रहे हो और शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो जहाँ तक टारगेट है मेरा वहाँ तक तो मैं कोशिश करूँगा क्लास देने की आप लोगों को। उसके बाद जब लगेगा कि नहीं तो बंद कर देंगे, धमकी नहीं है ये, मेरा विचार है, कभी आप इसको धमकी समझ लो। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी की गई। ये क्या है? तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 जारी हुई है। यानी कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल यानी कि आपकी पूरी पृथ्वी पर हवा की विंड मिल्स हवा की रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर है। तो पवन ऊर्जा की यहाँ पर बात होगी, देखिए उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है? तो सबसे पहले भी आता है तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, एनर्जी काउंसिल द्वारा इस रिपोर्ट को क्या किया गया? जारी। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो GWPC द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 किसने जारी करी थी? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल
GWEC के द्वारा इसको जारी किया गया है, प्रकाशित किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है ये ध्यान रखेंगे। इसके अनुसार 2021 में पवन क्षेत्र दूसरा सबसे अच्छा वर्ष था। इसमें क्या कहा है 2021 इस रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा क्षेत्र में पवन ऊर्जा क्षेत्र का दूसरा सबसे अच्छा वर्ष था। यानी कि अच्छी जहां पर पवन ऊर्जा उत्पन्न की गई है, ध्यान रखेंगे। तो दूसरा सबसे अच्छा वर्ष था, ये भी ध्यान रखेंगे। और तेजी से हम बढ़ने का शुद्ध शून्य लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है अगर ये इसी तरीके से बढ़ता है। इसे तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उद्देश्य क्या रहेगा इसका भाई? उद्देश्य की अगर बात करें तो शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसी प्रकार से हम बढ़ते रहे तो क्या कर सकते हैं? शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। हासिल किया नेट जीरो गोल्स, क्या कह सकते हैं आप इसको? नेट जीरो गोल्स कह सकते हैं। चलिए उसके बाद करते हैं पवन ऊर्जा संचित क्षमता बढ़कर के कितनी हो गई है? तो पवन ऊर्जा अभी बढ़कर के कितनी हो गई है आपकी? पवन ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो 837 गीगावाट कितनी हो गई है? 837 गीगावाट हो गई है। ध्यान रखिए, ये भी आप लोगों के बीच में रहेगा, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अगर मौजूदा गति पर पवन ऊर्जा नेट जीरो ग्लोबल वार्मिंग सीमित करने के लक्ष्य से सक्षम नहीं हो पाएगी। इसने क्या कहा कि जो हम टारगेट है नेट जीरो का 2030 का, तो 2030 तक ये ही स्पीड रही तो हम मतलब सक्षम नहीं होंगे भाई। इसने कहा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, सक्षम नहीं होंगे जिस हिसाब से हमने इसको बढ़ाया नेट जीरो। और 1.5 नेट जीरो के साथ क्या 1.5 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी भी यहाँ पर बात कर रहा है। और 2050 तक शून्य लक्ष्य पूरा करने के लिए और तेजी से हमें बढ़ना पड़ेगा। और 2050 तक जो हमारा लक्ष्य है, 2050 तक शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, शून्य लक्ष्य यानी कि कार्बन उत्सर्जन का शून्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बीच में रहेगा भाई। देखिए ग्लोबल विंड रिपोर्ट की बात करी हमने, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने ये रिपोर्ट जारी की, WEC ने ये रिपोर्ट जारी करी है आपकी। और क्या कहा इसमें भी 2021 का जो वर्ष है ये अच्छा वर्ष रहा है पवन ऊर्जा के लिए, लेकिन हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड किस लिए? अगर हमने नेट जीरो जो लक्ष्य लेने हैं या नेट जीरो गोल करने अचीव करने हैं, उनकी बात यहाँ पर कर रहा है। 837 गीगावाट पवन ऊर्जा यहाँ पर स्थापित की गई। 2030 का जो लक्ष्य है उसमें उसके लिए भी, और 2050 का जो लक्ष्य है उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? और ज़्यादा स्पीड के साथ इसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा पवन ऊर्जा को भी, ठीक है। चलिए अभी चर्चा में नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में है, तो कहाँ पर इनकी मंजूरी मिली है, तो इसलिए ये भी चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 9 भाई आपका, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र भाई, परमाणु ऊर्जा संयंत्र चर्चा में है। क्यों? परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 5 नए साधनों को मंजूरी दी गई है। सबसे पहले तो ये नए जो परमाणु संयंत्र लगाने हैं, परमाणु संयंत्र यानी बिजली पैदा करने वाली बात कर रहा है, एक संयंत्र लगाने के लिए 5 स्थल चुने गए हैं। 5 स्थलों क्या किया गया? 5 नए स्थलों को मंजूरी दी गई है। 5 स्थलों को मंजूरी दी गई है, सरकार द्वारा मंजूरी मिली गई, ठीक है। चलिए केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री कौन आपके? जितेंद्र सिंह ने, राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंजूरी दी। किसने दी है? तो MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन आपके? राज्य मंत्री कह सकते हैं आपके, कौन है आपके ये? तो जितेंद्र सिंह केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री है आपके। ये क्या है? केंद्रीय परमाणु ऊर्जा मंत्री आपके कौन है? MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जितेंद्र सिंह ने ये परमिशन दी है। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाए। सरकार ने 10 स्वदेश रूप से निर्मित ये मंजूरी भी प्रदान की है। क्या? 10 स्वदेशी इसने खुद के होंगे 10 हमारे परमाणु संयंत्र होंगे और से निर्मित 700 जो आपकी क्या है? मेगावाट या कह सकते हैं मेगावाट PHWRS के निर्माण के लिए भी मंजूरी दी है। यानी कि 10 स्वदेशी में होंगे जो 700 मेगावाट तक क्या करेंगे? आपकी बिजली उत्पन्न करेंगे भाई, ठीक है। 2021 तक परमाणु क्षमता कितनी पहुंचने के आसार है? 2021 तक परमाणु क्षमता की बात करें, परमाणु जो क्षमता है आपकी 22480 मेगावाट तक पहुंचने के आसार है। कितने के आपके? 22480 मेगावाट तक पहुंचने के आसार है। मेगावाट
इतने ईयर के बीच में। वर्तमान में देश में कितने रिएक्टर कार्य करते हैं? तो वर्तमान की अगर मैं बात करूँ वर्तमान में, तो आपके 22 रिएक्टर क्या हैं आपके काम कर रहे हैं। और कुल क्षमता क्या है भाई? कुल क्षमता की अगर हम बात करें तो 6780 मेगावाट है कुल क्षमता, मेगावाट है भाई आपकी। और 2021 में 700 मेगावाट उत्पन्न करने वाले रिएक्टर K3 को भी ग्रिड से जोड़ा गया था। ठीक, इसके अलावा 10 और हम बना रहे हैं, और पूरा होने के बाद जब इनका चरण, ये जो 10 हैं अलग अलग 10 जो है क्या है, अलग अलग चरणों में हैं। ये जो पूरे हो जाएंगे तो कितनी बिजली हो जाएगी आपकी? 8000 मेगावाट क्षमता जोड़ेंगे, मेगावाट है क्षमता जोड़ेंगे। ध्यान रखना इसका। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें, परमाणु ऊर्जा संयंत्र 5 स्थलों को मंजूरी दी गई, साथ ही 10 और बनाए जाएंगे 700 मेगावाट के। और 2021 तक परमाणु ऊर्जा आपकी 22,480 मेगावाट होने के आसार हैं। 10 जो अलग अलग चरणों में बन रहे हैं आपके, वो अगर जुड़ जाते हैं तो 8000 मेगावाट क्षमता और इसके अंदर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपका वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्या है? वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्या है? जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII। और देखिए सबसे पहले तो समझेंगे इसको भाई, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, प्लस में क्या जाएगा आपका? BMGF क्या हो जाएगा? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से, दोनों ने मिलकर के सहयोग से, और डेयरी वाल, प्लस में डेयरी वाल, DAHD ने वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू किया गया है। देखिए सबसे पहले तो वन हेल्थ जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको कहाँ पर लागू किया गया है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन जो आपका इंडस्ट्रीज है, भारतीय उद्योग परिसंघ, साथ में BMGF करते बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और डेयरी वाल के द्वारा इसको कहाँ पर फ्रेमवर्क को कहाँ पर लागू किया है? फ्रेमवर्क को ध्यान रखेंगे, ये भैया आपका उत्तराखंड के अंदर, कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर प्रोजेक्ट के तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको क्या किया गया है? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। ये हेल्थ स्पोर्ट्स यूनिट का उद्देश्य पायलट प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन से अनुभव प्राप्त कर आधार पर वन हेल्थ रोड मैप विकसित करना है। ठीक है, जब इसका वन हेल्थ रोड मैप विकसित करना उद्देश्य, वन हेल्थ रोड मैप
विकसित करना इसका क्या है उद्देश्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए पायलट शुभारंभ किसने किया है इसका, तो अतुल चतुर्वेदी ने। इसका शुभारंभ या उद्घाटन किसने किया है, तो सचिव पशुपालन है। पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव कौन है, अगर ये पूछे तो सचिव विभाग के अतुल चतुर्वेदी ने इसका क्या किया शुभारंभ किया है या उद्घाटन किसने किया है, तो डेयरी विभाग के जो सचिव हैं, डेयरी विभाग के सचिव या जो आपके सचिव अतुल चतुर्वेदी हैं, इन्होंने इसका क्या किया है उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई पायलट प्रोजेक्ट की तहत इसमें क्या बीमारी प्रकोप प्रावधान ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। कार्य पायलट प्रोजेक्ट के कार्य की अगर हम बात करते हैं, अंकल ऑनलाइन क्लास बना रहा हूं, मैं बाद में बात करूंगा, ऑनलाइन क्लास चाल रही है। तो कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वन हेल्थ इंडिया कार्यक्रम वित्त प्रौद्योगिक उपयोग के माध्यम से मानव स्वास्थ्य, इसमें क्या होगा भाई मानव स्वास्थ्य, पशुधन स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, पशुधन स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य, और वन्यजीव स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानव स्वास्थ्य, पशुधन स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य और आपका क्या आ जाएगा भाई आपका, तो वन्यजीव स्वास्थ्य में सुधार होगा। क्लियर हो गया भाई। तो ये था आपका वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, उत्तराखंड के अंदर इसको शुरू किया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन किस के द्वारा इसका शुरू किया गया है, तो ये भी आप लोगों के बीच में है भाई, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन भी आपका बड़ा चर्चा में, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका आज का क्वेश्चन नंबर 11 चर्चा में आपका जिला गंगा समिति चर्चा में, क्यों भाई जिला गंगा समिति चर्चा में है, क्यों। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसने क्या किया, जिला गंगा समिति ने क्या किया है, डिजिटल, आपसे सीधा सा पूछ लेगा कि डिजिटल जो आपका डैशबोर्ड है, डिजिटल डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है, तो जिला गंगा समिति के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन आपके, तो आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपको पता है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कब भाई आपका ये, तो 6 अप्रैल 2022 को डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी DGCS डिजिटल डैशबोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। परफॉर्मेंस साथ में क्या भी आपका PMS परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम ये लॉन्च किया किसके द्वारा, जिला गंगा समिति की जो चर्चा में रही है उन्होंने इसको लॉन्च किया गया। इस इवेंट में क्या सोच है, जिला गंगा समितियों को वर्चुअल मोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कुमार मौजूद थे इस समय में। तो राष्ट्रीय गंगा मिशन की बात करें, गंगा जो मिशन है इसके महानिदेशक कौन है, जी अशोक कुमार भाई, अशोक कुमार भी वहां पर हाजिर थे जो कि महानिदेशक है, ठीक है। चलिए जिला गंगा समिति की अगर बात करें तो प्रदूषण इसका जो उद्देश्य क्या है, तो प्रदूषण से मुक्त करना, सफाई करना गंगा के अंदर, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर वर्चुअल मोड पे भी अभी इनको आपके बीच में जोड़ दिया जाएगा। ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बचता आपका, एक बार रफ करता हूँ उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन आपका अभी हाल ही में चर्चा में भी आपका पूछा जा सकता है।
चर्चा में आपका हिपोक्रेटिक ऑथ या शब्द, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हिपोक्रेटिक शब्द चर्चा में है। ये क्या है? चलिए देखो, सबसे पहले तो बात करें हिपोक्रेटिक चर्चा का संबंध, सीधा अगर मैं बात करूं तो मेडिकल लैंग्वेज है। ये एक प्रकार से आपकी शब्द है, जब आप डॉक्टर बनते हो तो एक आपसे कसम ली जाती है। जैसे भारतीय सेना में अगर कोई जवान जाता है या पुलिस के अंदर कोई भर्ती होता है या कोई भी अपना नेता बनता है तो नेता एक शब्द लेता है। उसी तरीके से जब आप मेडिकल लाइन में आते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो एमबीबीएस लोग एक शब्द लेते हैं, उसी क्या बोला जाता है? हिपोक्रेटिक शब्द के नाम से उसको जाना जाता है। हिपोक्रेटिक शब्द के नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन अब चर्चा में क्यों थी भाई? ये चर्चा में इसलिए थी कि इस शब्द का जो नाम था अब उसको चेंज कर दिया गया है, इस वजह से ये चर्चा में। हम कह सकते हैं कि इस शब्द के अंदर क्या है कि भाई चाहे दुश्मन ही क्यों ना आ जाए, चाहे जिसने मेरे ऊपर गोली चलाई, और अगर मैं डॉक्टर हूं तो सबसे पहला फर्ज मेरा क्या बनता है? मैं अपना बेस्ट इलाज उसको दूं। दूसरा क्या है? गोपनीयता बनाए रखूं, मतलब ये नहीं कि अगर कुछ सिक्रेसी है तो मैं उस बंदे की सिक्रेसी लूज ना करूं। ये शब्द इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो हिपोक्रेटिक शब्द का संबंध अगर हम पूछे तो किससे भाई? आपका मेडिकल से है, यानी कि जो एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस जो करता है वो उस शब्द को क्या करता है? ग्रहण करता है। और वर्तमान में इसका जो नाम था, इसका नाम क्या कर दिया गया? चरक शब्द। इसका जो नाम रख दिया गया, क्या रख दिया गया भी? आपका चरक शब्द, इसका नाम रख दिया गया, चरक शब्द कहा जाएगा। अब इसका जो हिपोक्रेटिक की जगह इसका नाम क्या होगा? आपका चरक शब्द होगा। अब जो शब्द लेंगे, शब्द तो वही रहेगी। पहली क्या? मरीज का अच्छा इलाज करना। फर्स्ट क्या है? मरीज का अच्छा इलाज करना चाहे कोई भी हो, फर्स्ट में सबसे पहले, ठीक है। दूसरा क्या है अभी आपका? दूसरा ये कि इलाज करना और उसका प्राइवेसी बरकरार रखना। कुछ ऐसी गुप्त बीमारी हो जो बताने से उस बंदे की क्या हो? प्राइवेसी लीक हो, तो उस बीमारी के बारे में जिक्र नहीं करे कि फलाने बंदे को ये बीमारी है, जिससे उसको कुछ हानि होने का डर है। तो ये शब्द ली जाती है। तो हिपोक्रेटिक शब्द आपका मेडिकल और एमबीबीएस वाले जो छात्र वो इस शब्द को लेते हैं। साथ ही अब इसका नाम क्या कर दिया गया? चरक शब्द इसका नाम रख दिया गया है, और ये इसलिए चर्चा में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। अब जो पढ़ाई में क्या शामिल कर दिया गया? एक शानदार क्वेश्चन है एमबीबीएस के अंदर। अब आपका योग भी शामिल कर दिया गया है। क्या योग भी शामिल कर दिया गया है? योग भी किसमें आपका शामिल कर दिया, ऐड कर दिया गया एमबीबीएस के अंदर। साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, योग दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में रही है कि योग दिवस का प्रस्ताव महासभा में कब रखा गया था? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है भाई, और आज हमने 1-2 क्वेश्चन फालतू करे हैं भाई। इसी प्रकार से हम आप लोगों के बीच में कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। बस वही है, क्लास को शेयर तो तुमने कहने से तो करना नहीं, अपनी मर्जी करनी है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी करिए। बट अगर कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार जरूर प्लीज़ किसी दूसरे फ़ोन के मैसेज से भी करके आप मेरे को बता सकते हैं, सर ये दिक्कत है। आप मेथड अगर चेंज करना है तो हम क्लास का मेथड चेंज करें, कुछ समय कम करना है तो समय कम करें, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करें। डेली आप लोगों के बीच में हम दे रहे हैं। जहाँ अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता तो ये बोलो सर कंटेंट में कुछ बदलाव करो, कम करना है तो कंटेंट कम करें, डीप करना है तो डीप करिए। आप एक बार सजेशन नहीं देंगे तो मुझे पता कैसे लगेगा। चलिए फिर भी एज यू लाइक, जो हमसे बनता हो हम कर ही रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।